फ्रेंड्स, डीलर जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं वर्षा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ बीएनएसएस की सीरीज़, क्योंकि हमने बीएनएस की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। और अब तक हमने क्या देख लिया है बीएनएसएस में हमने देख लिया है इसका इंडेक्स देख लिया। इसका हमने इंडेक्स देखने के बाद हम चैप्टर 1 देख के आ चुके हैं। और चैप्टर 1 के बाद आज हम जिस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे वो है चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या बात करता है? दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस सेक्शन 6 to 20। इसका मतलब हो गया 6 से लेके 20 तक हमको बताया गया है कि दंड न्यायालयों का गठन क्यों होगा। मैम यहाँ पे दंड न्यायालय क्यों लिख रखे हैं? दंड न्यायालय यहाँ पे इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ पे सिविल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है क्रिमिनल कोर्ट्स की, क्योंकि यहाँ पे हम जब बीएनएस पढ़ते हैं तो बीएनएस में हमको दे रखे होते हैं अपराध, और अपराधों की जो प्रक्रिया दे रखी होती है वो दे रखी होती है बीएनएसएस के अंतर्गत। तो यहाँ पे किसकी बात की जाएगी? क्रिमिनल कोड्स की बात की जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे पहले सेक्शन नंबर 6 की। तो सेक्शन नंबर 6 हमको बोलता है कि 4 तरीके के कोर्ट्स होते हैं। सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, फिर इसके बाद आ गया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जेएम फर्स्ट की बात हो गई ना, जेएम फर्स्ट, फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो गया, जेएम सेकंड, और इसके बाद जिसकी बात आती है वो आता है हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात आ गई तो क्या निकला इसमें कंक्लूजन? इसके अंतर्गत आ गया कि जब इसके अंतर्गत हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को छोड़कर, मतलब इन चारों कोर्ट को शामिल किया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट का अपना एरिया होता है और स्पेशल जो कोर्ट्स होती हैं उनके लिए एक स्पेशल पार्ट दे रखा होता है, स्पेशल क्षेत्र दे रखा होता है, स्पेशल काम के लिए स्पेशल व्यक्ति को स्पेशल समय के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसलिए इसका प्रोविजन अपने अलग से चलता है। तो उनको छोड़कर कौन कौन शामिल है इसके अंतर्गत? सेशन कोर्ट शामिल है, जेएम फर्स्ट शामिल है, और इसके बाद आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वो शामिल है। फिर ये बात करता है सेक्शन नंबर 7 की। तो सेक्शन नंबर 7 में वही सेक्शन है जो हमने सीआरपीसी में पढ़ा था। सेक्शन नंबर 6 में हम दंड न्यायालयों के जो वर्ग है वो वही पढ़ के आए थे, और सेक्शन 7 में ये वही है जो हम सीआरपीसी में पढ़ के आए थे। इसको बोलते हैं टेरिटोरियल एरिया। इसकी बात करता है, तो ऐसे बोल रहा है कि कौन करता है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद खंडों यानी डिवीजनों को और जिलों की संख्याओं में परिवर्तन कर सकती है, और जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं, जिले जो होते हैं, वो उनको उपखंडों में विभाजित कर सकती है। तो क्या निकला प्रादेशिक खंड के अंतर्गत? सबसे पहले सेशन खंड होगा, जिले होंगे, और जिले के बाद बारी आ जाएगी उपखंडों की। इस तरीके से इसका जो टेरिटोरियल एरिया वगैरह होगा वो डिफाइन हो जाएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन की जब बात करते हैं तो ये वही सेक्शन है जो है सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 क्या बात करता था? सेक्शन नंबर 9 बात करता था सेशन कोर्ट की। तो सेशन कोर्ट की बात हम 9 में नहीं करके अब पहले आ गया है, ठीक है ना। तो सेशन कोर्ट क्या बात करता है कि जो इसकी स्थापना होगी, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और जो इसका एक न्यायाधीश होगा वो पीठासीन होगा। वो किसके तरफ से नियुक्ति की जाएगी? उसको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, इसके मतलब हो गई जो इसकी स्थापना होगी वो राज्य सरकार करेगी, और इसका जो न्यायाधीश होगा उसकी जो नियुक्ति होगी वो हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। फिर क्या होता है? जो हाई कोर्ट होता है वो एक सेशन खंड के न्यायाधीश को दूसरे खंड के अपर सेशन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा? जो उच्च न्यायालय है वो अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है। इस तरीके से हम चार्ट के थ्रू इसको समझते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। फिर ये बोल रहा है कि सेशन न्यायालय जो होगा वो अपनी बैठकें वहां करेगा जहां की उच्च न्यायालय उसको निर्दिष्ट करेगा, ठीक है। कहाँ पे करेगा? जहाँ पे उसकी बैठक कहाँ पे करेगा? सेशन कोर्ट अपनी बैठक वहां करेगा जहाँ की इसको कहेगा हाई कोर्ट। फिर कह रहा है लेकिन इसका जहाँ पद रिक्त हो, अर्जेंट आवेदन हो, तो उच्च न्यायालय और सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, यह नहीं तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगर ये कह रहा है कि अगर सेशन न्यायाधीश नहीं है, सेशन न्यायाधीश नहीं है तो कौन करेगा? अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश इसके काम करेगा। अब ये बोल रहा है ये दोनों भी नहीं है तो कौन करेगा? तो कह रहा है तो सीजेएम इनके कामों को संभालेगा। फिर इसके बाद बोल रहा है कि सेशन न्यायाधीश क्या करेगा? अपर सेशन न्यायाधीशों के बीच समय समय पर कार्य के वितरण के बारे में ऑर्डर पास करेगा,
ठीक है, इस तरीके से सारी बात इसने कही सेशन कोर्ट के संबंध में। स्थापना राज्य सरकार, अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एक सेशन खंड से दूसरे सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करेगा, अपर सेशन न्यायाधीश को अपॉइंट करेगा। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपर सेशन न्यायाधीशों को, सहायक सेशन न्यायाधीशों को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। अपनी बैठ के कहाँ करेगा, जहाँ हाई कोर्ट करेगा। अर्जेंट मामले होंगे तो वहां करेगा जहां पे कौन कहता है, पक्षकारों की सहमति से या फिर क्या होता है, साक्षियों की सहमति से ये अपनी बैठ के कर सकता है। फिर इसके बाद आता है कि जहां अर्जेंट मामले होंगे, सेशन कोर्ट नहीं होगा, तो अपर सहायक सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश जो होगा वो क्या करेगा, इसके कामों को संभालेगा। पर मानो ये लोग भी नहीं है, तो अगर ये लोग भी नहीं है तो सीजेएम साहब आएंगे और इनके कामों को संभालेंगे। फिर ये बोल रहा है कि सेशन न्यायाधीश जो होता है, सेशन कोर्ट जो होता है, अपर सेशन न्यायाधीश जो होते हैं, इनके कामों के बीच में बंटवारे करेगा, आवंटन करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमको बोलता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। ये वही सेक्शन है जो हमारा सीआरपीसी में 11 हुआ करता था। तो क्या बोल रहा है, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, परामर्श करने के बाद जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड के इतने न्यायालय स्थापित करेगी जितने आवश्यक हो। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। किसकी कंसेंट से, हाई कोर्ट की कंसेंट से। फिर क्या करेगी, जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड के इतने मजिस्ट्रेट स्थापित करेगी जितने की उसको आवश्यक लगते हैं। उच्च न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। उच्च न्यायालय प्रथम वर्ग व द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों की शक्तियां प्रदान करेगा, यानी पावर कौन देगा, पावर देगा हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पावर किसको दे रहा है, जेएम फर्स्ट को और जेएम सेकंड को। ठीक है, बात हो गई। अब बढ़ते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 बात कर रहा है कि मैं वही सेक्शन हूं जो कि है सेक्शन 12 ऑफ सीआरपीसी। क्या बात कर रहा है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसीजेएम की बात है। तो क्या करेगा, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, जेएम फर्स्ट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम बनाएगा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, एसीजेएम बनाएगा, या फिर क्या करेगा, उसको उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाएगा, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगा। ठीक है, कौन बना रहा है, हाई कोर्ट बना रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजेएम, एसीजेएम और एसडीजेएम यानी कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट। समझ में आ गई। सेक्शन 8, 9, 10 के बाद बात आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ के चलेंगे हम सेक्शन नंबर 11 की तरफ। सेक्शन नंबर 11 बोल रहा है मैं वही सेक्शन हूं जो हुआ करता था सीआरपीसी का 13। क्या बोल रहा है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या बात कर रहा है, केंद्रीय राज्य सरकार के अनुरोध पर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर क्या किया जा रहा है, हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है, जेएम फर्स्ट को इस संहिता द्वारा शक्तियां प्रदान कर सकता है। ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकता है जो जेएम को फर्स्ट और जेएम सेकंड को होती है। समझ में आ गई बात। फिर इसके बाद बोल रहा है इसको कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, 1 वर्ष तक। जब ये लिख रहा है कि 1 वर्ष से अनधिक, इसका मतलब 1 वर्ष तक किया जाएगा, और जितनी या उच्च न्यायालय साधारण या विशेष न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त करे, या फिर कितना हो सकता है, जितना कि जो हाई कोर्ट होता है वो किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा निर्दिष्ट करे। बात कंप्लीट होती है। बात करेंगे सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 वही है जो है सीआरपीसी का 14। क्या बोल रहा है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उनका हो गया लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्थानीय सीमा निश्चित करते हैं। कौन निश्चित कर रहे हैं, सीजेएम कर रहे हैं। स्थानीय, इनकी जो स्थानीय अधिकारिता होती है वो सीजेएम निश्चित करते हैं। धारा 11 और धारा 9 में नियुक्त मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का प्रयोग करने में कौन कौन हो गए, सबसे पहले तो वो न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, और फिर उसके बाद जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे ना, उनकी बात कर रहा है। और ऐसे मजिस्ट्रेट होंगे, इनकी अधिकारिता का विस्तार, इनके जो जुरिस्डिक्शन होगा, इसका जो विस्तार होगा वो जिले में सर्वत्र होगा। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें सभी जगह पे इनका विस्तार
होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की, 13 की। सेक्शन नंबर 13 वही है जो सेक्शन 15 हुआ करता था सीआरपीसी में, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, यानी कि ये हो गया हमारा सेशन जज, और सेशन जज के अधीनस्थ हो गया हमारा सीजेएम। ठीक है, ये सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। कौन? अदर मजिस्ट्रेट। अदर मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, तो अदर मजिस्ट्रेटों को क्या होगा, इनके नीचे ले लीजिए आप अदर मजिस्ट्रेट को। इसके बाद होता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ या न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्यों का वितरण समय समय पर करेंगे। कौन करेगा कार्य का वितरण? सीजेएम करेगा। किसके लिए? अदर मजिस्ट्रेट के लिए, जो इसके अधीनस्थ होंगे, तो कार्यों का वितरण करेगा। 14 वही सेक्शन है जो कि सेक्शन नंबर 20 ऑफ सीआरपीसी। क्या बात कर रहा है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। तो राज्य सरकार के द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जा सकता है, और वो क्या कर सकता है, किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त कर सकता है, और डीएम को भी इसकी पावर दे सकता है। और इसको क्या होता है, उपखंड का भारसाधक भी बनाया जा सकता है, और किसी पुलिस आयुक्त को राज्य सरकार अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है तो उसको इसके लिए नहीं रोका जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारे सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 के बाद चलते हैं सेक्शन 15 की तरफ। सेक्शन 15 हमारे बात करता है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की, जो कि है सेक्शन नंबर 21। क्या कह रहा है? राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। फिर सेक्शन 16 आता है। सेक्शन 16 बोल रहा है, मैं वही सेक्शन हूं जो कि है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। तो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरीके से करेगा। फिर आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बोल रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो ये होता है डीएम के अधीन। उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन होगा, और जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालक और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के वितरण के बारे में नियम बनाएगा। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमको डिटेल में जाना पड़े, हमको भाई ये पॉइंट्स दे रखे हैं, हमको इसको अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलना है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 के बारे में। सेक्शन नंबर 18 आता है लोक अभियोजक के बारे में, जो कि क्या बात करता है, वही सेक्शन है जो कि है सेक्शन नंबर 22। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपीलीय कार्रवाई के संचालन के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। मतलब एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। केंद्र और राज्य जिले में किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, यानी कि डीएम जो होगा, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के लिए पात्र व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, और तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखता हो, अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता हो। और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक के लिए विधि व्यवसाय के लिए हो, उसको विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है, स्पेशल पीपी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, बात कंप्लीट हुई। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बात कर रहा है सेक्शन नंबर 19 की। सेक्शन नंबर 19 बोल रहा है सहायक लोक अभियोजक के बारे में, तो वही सेक्शन है जो कि है सेक्शन नंबर 25। राज्य सरकार जिले के मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के लिए, इसके लिए जिले के मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, एपीपी अपॉइंट कर सकती है। केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट न्यायालय में किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, पीपी अपॉइंट कर सकती है। जिला मजिस्ट्रेट सहायक लोक अभियोजक की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। समझ में आ गया? मतलब जो डीएम होगा वो सहायक लोक अभियोजक अगर उपस्थित नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारसाधक व्यक्ति होता है, लोक अभियोजक वगैरह नियुक्त कर सकती है। बात आती है अभियोजक निदेशालय की, जो कि है सेक्शन नंबर 25 ऑफ सीआरपीसी। क्या बोल रहा है, राज्य सरकार करेगी इसकी स्थापना, अपॉइंटमेंट वगैरह राज्य सरकार करेगी। इसमें एक अभियोजक निर्देशक होगा, एक अभियोजन उप निर्देशक होगा, यानी कि अभियोजक का डायरेक्टर होगा और डिप्टी डायरेक्टर होगा, जो कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखता होगा, यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो 7 ईयर्स तक, जेएम फर्स्ट रहा हो, और इसके बाद इसका प्रधान जो होगा वो अभियोजक निर्देशक कहलाएगा।
ठीक है। अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन सहायक निर्देशक के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अभियोजन जो सहायक निर्देशक होगा वो उपनिदेशक के अधीनस्थ होगा। उच्च न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त होगा, मतलब ये कहाँ पे संचालन करेंगे, हाई कोर्ट में, और वो अभियोजक निर्देशक के अधीनस्थ होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको लोगों को। फिर इसके बाद आती है जिला न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए वो व्यक्ति नियुक्त होगा, वह उप निर्देशक के अधीनस्थ होगा। जो डिप्टी वाला होगा ना, उसके अंतर्गत जो डिप्टी डायरेक्टर होगा उसके निर्देशक के अधीनस्थ होगा। जो अभियोजक निर्देशक होगा, जो इसका डायरेक्टर होगा, अपराध 10 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड को मॉनिटर करना होगा। बता रखा है हमको स्पेशली कि जो अपराध 10 वर्ष आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय होगा उसको मॉनिटर करेगा। कौन करेगा? अभियोजक निर्देशक, जो डायरेक्टर होगा ना ये। और जो अभियोजन उप निर्देशक होगा वो करेगा 7 वर्ष तक का, 7 से 10 मान लीजिए, 7 से 10 के लिए दंडनीय हो उसे मॉनिटर करेगा। इसके बाद आता है जो अभियोजन सहायक निर्देशक होगा, अपराध 7 से 10, 7 से कम मतलब -7 के लिए दंडनीय हो उसे मॉनिटर करेगा। कौन? अभियोजन सहायक निर्देशक। सहायक लोक अभियोजक उप निर्देशक के अधीनस्थ होगा। जो एपीपी होगा वो उप निर्देशक के अधीनस्थ होगा। इसकी शक्तियां और कृत्य राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगा और राज्य के महाधिवक्ता पर यह उपबंध लागू नहीं होंगे। जो महाधिवक्ता वगैरह होते हैं ना, महाधिवक्ता जो होता है राज्य का, उस पर ये जो प्रोविजंस होते हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर नंबर 2 की। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमको अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। हम इसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को किस तरीके से किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाए। उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ें और फिर हम आपके लिए नए नए लेक्चर्स लेके आएँ। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।